How are you? Today I am going to discuss about dialysis disequilibrium syndrome. अब ये dialysis disequilibrium syndrome होता क्या है? It is the neurological complications resulting from a sudden shift in osmolarity due to the removal of significant amount of uremic molecules. आप जब भी uremic molecules को बहुत ज़्यादा रिमूव कर देते हैं ब्लड से, तो इसकी वजह से osmolarity वो शिफ्ट कर जाती है, osmolarity वो डिसबैलेंस हो जाती है, तो इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब किसी को अगर डीडीएस हो रहा है या डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम अगर हो रहा है, तो उसके कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे आपको, जैसे फटीग देखने को मिलेगा, आपको माइल्ड हेडेक देखने को मिलेगा, यू विल सी नोजिया, वोमिटिंग, पेशेंट को कन्वल्जन एंड कोमा भी हो सकता है। अब ये डीडीएस होने का चांसेस, ये जो सिम्टम्स आपको ये देखने को मिलेंगे वो उन पेशेंट में देखने को मिलेंगे जिनका यूरिया कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। तो सिम्टम्स और ऑफन सीन इन पेशेंट विथ हाई यूरिया कंसंट्रेशन, ये सारे सिम्टम्स आपको हाई यूरिया कंसंट्रेशन के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इसकी मैं आपको पैथोलॉजी बताऊं तो कैसे क्या होता है कि ड्यूरिंग डायलिसिस स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक यूरिया और सोडियम आर रिमूव्ड रैपिडली फ्रॉम द ब्लड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंस इन द ब्लड डिक्रीजेस while their levels remain elevated in the brain, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है। अब ये जब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाता है, कहाँ बनता है? ये बनता है आपके ब्लड और आपके ब्रेन के बीच में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड से वाटर मॉलिक्यूल वो मूव करता है ब्रेन की तरफ और ब्रेन में फिर वो एडेमा का फॉर्मेशन होता है। इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं आपको, तो किडनी पेशेंट था, उसकी आपने डायलिसिस की, आपने उसका यूरिया रिमूव किया। अब यूरिया रिमूव होने के बाद क्या हुआ कि ब्लड में से यूरिया कंसंट्रेशन वो लो हो गया, तो और ब्रेन में यूरिया कंसंट्रेशन वो हाई था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रेन और यूरिया के बीच में, ब्रेन और आपके ब्लड के बीच में वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन गया। अब ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनने के बाद क्या हुआ कि वाटर वो शिफ्ट करेगा ब्लड से ब्रेन की तरफ और फिर एडेमा का वो फॉर्मेशन होगा या डीडीएस का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ द एटियोलॉजी ऑफ द डीडीएस, तो फर्स्ट इज द फर्स्ट हीमोडायलिसिस सेशन। इसीलिए हम जो फर्स्ट डायलिसिस करते हैं वो 2 से 2.5 घंटे के बीच की डायलिसिस करते हैं जब किसी की पहली बार एचडी करते हैं। सेकंड इज द हाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, किसी का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अगर हाई है तो भी डीडीएस होने का चांस उसको रहता है। किसी पेशेंट को सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई अगर चाइल्ड है या बहुत बूढ़ा आदमी है तो उसको भी डीडीएस होने का चांस रहता है, या किसी को पहले से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोई डिसऑर्डर पहले से था तो उस वजह से भी डीडीएस होने का चांस उसको रहता है। सिम्टम्स की बात करूं तो देखिए, सिम्टम्स को हम माइनर सिम्टम्स में डिवाइड करते हैं और मेजर सिम्टम्स में डिवाइड करते हैं। माइनर सिम्टम्स इन द सेंस नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और ब्लड विजन, तो दिस इज द माइनर सिम्टम्स। मेजर सिम्टम्स में कन्फ्यूजन है, सीजर से और कोमा है, ये इसके मेजर सिम्टम्स आते हैं। नाउ द मैनेजमेंट, तो देखिए मैनेजमेंट में प्रिवेंशन इज द बेटर। सो फर्स्ट डायलिसिस सेशन वो हमेशा शॉर्ट करनी चाहिए। उसके अलावा आपका किसी पेशेंट में डीडीएस होने का चांस अगर ज़्यादा है तो आपको ब्लड फ्लो रेट वो हमेशा कम रखना चाहिए, जिसकी वजह से उसको डीडीएस होने का चांस कम हो जाए। उसके अलावा यूज स्मॉल सरफेस एरिया डायलिसिस, अगर किसी का बहुत ज़्यादा हाई है या कोई पेशेंट कम वेट का है तो आप वहाँ पर स्मॉल सरफेस एरिया का डायलिसिस वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अवॉइड लो सोडियम डायलिसिस, तो अगर कोई पेशेंट है उसमें सोडियम के लेवल वो या तो आप हाई रखें या तो आप नॉर्मल रखें। उसके अलावा को करंट फ्लो एंड लो यूआर, अब देखिए आप जो इसमें डायलिसिस करेंगे तो उसमें जो को करंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, काउंटर करंट आप इसमें नहीं करते हैं, आप इसमें को करंट करते हैं। और हमेशा जो यूआरआर है यानी यूरिया रिडक्शन रेशियो वो भी आप कम रखेंगे ताकि डीडीएस को रोका जा सके। उसके अलावा क्या है कि अगर किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो आप उसकी हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट कर देंगे, तब भी डीडीएस होने का चांस वो कम हो जाता है।